महाराज, हमें यहाँ पर रुके तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें? देखो, ये बारिश तो अचानक रुक गई। कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। जी, ये तो कोई बूढ़ी महिला लगती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माता जी, आप कौन हैं? और आप इस डरावनी जंगल में अकेले? कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी, मैं बौद्ध राज्य का राजा सूर सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार में से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते? मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि तुम मेरी रखते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। महाराज, आप किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं माता जी, किसी सोच में भी नहीं। बोलो, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा पा रही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर। मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज, एक बार फिर सोच लो। यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वह महिला कोई साधारण षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी मजबूरन दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा को 2 पुत्र और एक उसके 3 बच्चे दुविधा में पड़ सकते हैं। रुक जाइए महाराज, यही हमारा घर है। आइए महाराज, घर के भीतर आइए। प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। था फिर वह जादूगरनी लड़की राजा की ही प्रतीक्षा कर रही थी। माता जी, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है। अब आप मुझे जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताइए। ठीक है पुत्र, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। बेटा, अब तुम यहाँ से आराम से अपने महल को जा सकते हो। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। क्या तुम भी सो गए? अरे क्या हुआ महाराज, आपने ही तो विश्राम करने के लिए हमें यहाँ पर रुकवाया था। अब क्या हुआ? मंत्री जी, वो सब छोड़ो, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब तक हम दोनों महल पहुँचेंगे, उससे पहले तुम्हें मेरी 3 बच्चों को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास आना है। याद रहे, मेरे 3 बच्चों के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महाराज। फिर तुम्हारे चली गई। चलो उठ जाओ, अब हमें राज्य महल के लिए निकलना चाहिए। इतना सुनते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं सोच रहा था कि राजा घोड़े से नीचे उतरता है और अपने 3 बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। मंत्री जी, अब मैं यहाँ से पहले ही जाऊंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर कर। था तो बच्चे घोड़े के पैरों की आहट सुनकर महल से बाहर आ जाते थे और अपने पिता के गले लग जाते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे काफी साल गुजर जाते हैं। अब तो बच्चे धीरे धीरे महल के तो आज तो मैं सब कुछ सच जानकर ही रहूंगी। अरे महारानी जी, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आ गए। अरे क्या हुआ? अपने पुत्र को कैसे मार सकती है?
फिर राजकुमारी अपनी सारी कहानी राजकुमार को सुनाती है। सच्चाई सुनने के बाद तो राजकुमार पूरी तरह टूट जाता। माँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा और इल्जाम मेरी पत्नी पर लगा दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने तुम्हारा, जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया, जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपने अहंकार में आकर अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं समझा और यह सब कुछ कर डाला। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं, जो तुमने बहुत दूर। नहीं राजकुमार जी, आप अपनी माता को इतनी बड़ी सजा मत दो। एक माता का दर्द वही समझ सकता है जिसकी कोई माँ ना हो। राजकुमारी की यह बात जिसकी कोई माँ ना हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार अपनी पत्नी के विशाल हृदय के बारे में जान पाता है कि उसकी पत्नी कितनी महान है।